Good morning, dear student. I am Dr. Durga Tamsar, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 3 में CC6 यूनिट 2 में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अर्थात असंभाविता प्रतिचयन के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वह सैम्पलिंग है जिसमें इकाइयों का चयन संभाविता अर्थात प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि शोधकर्ता अपनी सुविधा, अपने निर्णय या लक्ष्य के आधार पर प्रतिदर्श का चयन करता है। रेबर महोदय ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की परिभाषा देते हुए कहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज दैट सैम्पलिंग इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट और एलिमेंट्स बीइंग ड्रॉन इज नॉट नोन। अर्थात असंभाविता प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें प्रत्येक घटना या तत्वों के चयन करने की संभावना ज्ञात नहीं होती है। स्पष्ट है कि इस तरह के सैम्पलिंग में शोधकर्ता जिस घटना या तथ्य का चयन करता है वह संभाविता सिद्धांत के आधार पर नहीं करता है। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया कोई शोधकर्ता वर्तमान राज्य सरकार के प्रति राज्य के लोगों के मत को मापना चाहता है। इसके लिए वह राज्य के टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पर टेलीफोन करता के पास पत्र लिखकर उनके मतों के संबंध में जानकारी हासिल करता है और यह पाता है कि जनमत इस सरकार के विपक्ष में है। अतः यहाँ टेलीफोनधारी लोगों से संरक्षित प्रतिदर्श को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर आधारित सैम्पलिंग कहेंगे, क्योंकि यहाँ प्रतिचयन का जो आधार है वह प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभाविता सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि शोधकर्ता का स्वयं का निर्णय होता है। उपयुक्त विवरणों एवं विश्लेषणों परिभाषा के विश्लेषण से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला है कि इस प्रकार के सैम्पलिंग का आधार संभाविता सिद्धांत नहीं होता है, बल्कि शोधकर्ता का अपना निर्णय होता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि इस प्रकार के सैम्पलिंग में शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या में से इकाइयों को चुनकर प्रतिदर्श का निर्माण करता है। इसकी तीसरी विशेषता है कि इसमें यादृच्छिकरण रेंडमाइजेशन नहीं होता है।
नॉन प्रोबेबिलिटी के अपने कुछ गुण एवं लाभ हैं, जिसके कारण शोध मनोविज्ञान में इसका उपयोग कई शोधकर्ताओं के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका सबसे पहला गुण यह है कि इस प्रकार के सैंपलिंग में सरलता एवं सहजता का गुण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ शोधकर्ता को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिदर्श का चयन कर सकता है। इसका दूसरा गुण यह है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को पायलट स्टडी के लिए उपयुक्त माना गया है और इस अध्ययन से प्राप्त संकेतों के आधार पर मुख्य अध्ययन को करने में सुविधा होती है। इस प्रकार के सैंपलिंग का एक अन्य गुण यह है कि यह सैंपलिंग अस्पष्ट जनसंख्याओं के लिए उपयुक्त माना गया है, अर्थात जहाँ जनसंख्या का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उपयोग अधिक अनुकूल पाया गया है। इस सैंपलिंग का चौथा गुण है कि इस सैंपलिंग के द्वारा जब प्रतिदर्श का चयन किया जाता है तो समय श्रम दोनों की बचत होती है, क्योंकि शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या में से कुछ इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक और महत्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, अर्थात शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाकर किसी अनुकूल प्रतिदर्श का निर्माण कर सकता है। इस तरह से देखते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कई गुण एवं लाभ हैं, लेकिन इन गुणों एवं लाभों के बावजूद नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के साथ कुछ सीमाएं भी जुड़ी हुई है। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों यानी शोधकर्ताओं ने इस प्रकार की सैंपलिंग की आलोचना करते हुए कहा है कि यह अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। इसकी दूसरी आलोचना करते हुए कहा गया है कि इस प्रकार की सैंपलिंग में व्यक्तिगत पक्षपातों की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि शोधकर्ता इकाइयों के चयन में किसी भी प्रकार की पाबंदी या निश्चित नियम नहीं होती है। इसकी तीसरी आलोचना करते हुए कहा गया है कि इस प्रकार की सैंपलिंग के साथ एक गंभीर समस्या यह है कि यहाँ प्रति चयन अशुद्धियों के आकलन की समस्या उत्पन्न होती है। इस तरह से इस प्रकार के सैंपलिंग में निम्न विश्वसनीयता एवं निम्न वैधता का अवगुण भी पाया जाता है। अतः इस प्रकार के सैंपलिंग का उपयोग अनुकूल
परिस्थिति में किया जा सकता है। थैंक यू।